Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका 4 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये 5वां सेशन है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये देर न करते हुए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका जो PDF है वो आज हम रसायन रूम चैनल पे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे इसको। तो वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके इसका नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या मिले, हेल्प मिले। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। विद्युत रसायन किसे कहें, इसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। चालकत्व तो किसे कहते हैं, जो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका मात्रक सीमेंस होता है। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं और रो जो है वो R के बराबर होगा कब, जब L/A की वैल्यू 1 हो। साथ ही साथ हम लोगों ने सेल स्थिरांक पढ़ा, सेल स्थिरांक बराबर L/A। सेल स्थिरांक की सहायता से हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा, R बराबर रो इंटू एक्स, R कापा बराबर G इंटू एक्स, यहाँ कापा लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता पढ़ी कि कोई विद्युत अपघट्य विलयन में डूबा है। यदि 1 ग्राम विद्युत अपघट्य डूबा है किसी विलयन में तो जो उसकी चालकता होगी उसे हम लोग तुल्यांकी चालकता कहेंगे। और यदि 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में तो उसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता होगी, म्यू बराबर K इंटू वी। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। साथ ही साथ चालकता को कौन कौन से लोग प्रभावित करते हैं तो हमने देखा था। यहाँ पर ताप है, माध्यम की श्यानता है, आयनों के विलायकीकरण है, आयनों के मध्य लगने वाला बल है, तनुता है। साथ ही साथ हम लोगों ने मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध पढ़ा था, म्यू वी बराबर म्यू नॉट माइनस B/√C। कोलराउस का नियम भी हमने पढ़ा था कल। ठीक, तुल्यांकी चालकता जो होगी अनंत तनुता पर वो किसके बराबर होगी, उसमें उपस्थित धन आयनों और ऋण आयनों के योग के बराबर होगी। इनमें हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी। जब तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे तब फार्मूला क्या होगा, जब मोलर चालकता की बात करेंगे तब क्या होगा। ये जो N है यहाँ पर आवेशों की संख्या है और यहाँ पर जो RA और RC है ये आयनों की संख्या है। कितने आयन उसमें है, 1 आयन, 2 आयन, 10 आयन, उसकी संख्या है। साथ ही साथ कोलराउस के नियम का क्या अनुप्रयोग है ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ ही हम लोगों ने कोलराउस के नियम की सहायता से कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है धात्विक सुचालक। धात्विक सुचालक, तो भैया सुचालक और कुचालक सब लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो नया वर्ड आ गया है वो धात्विक सुचालक आ गया है। ठीक, तो सुचालक आप लोग पहले से ही जानते हैं कि सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं। ठीक, तो सुचालक क्या होते हैं, डेफिनेशन सभी लोग जानते होंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सके सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना चांदी, ये सब क्या हो गए, सुचालक हो गया। और जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से ना हो सके वो कुचालक कहलाएंगे। जैसे लकड़ी हो गया, हमारा प्लास्टिक हो गया, ये सारी बातें क्या हो गई, हमारे जो आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, कुचालक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर धात्विक सुचालक से क्या मतलब है, यहाँ जो हमारा वर्ड आया वो क्या आया, धात्विक सुचालक। जरूर इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर भैया हम सुचालक 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला तो हमारा यही हो गया धात्विक सुचालक, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सुचालक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऐसे मान लीजिए हम कोई रॉड लें, कोई हम लोग लोहे की रॉड लें, ये कोई लोहे की रॉड लेते हैं। अब अगर इसको हम तार से जोड़ दें, इसको हम लोग तार से जोड़ दें, एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको तार से जोड़ दें तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी इस लोहे के रॉड में। तो इस प्रकार का सुचालक जो होगा वो धातु से बना है, और धातु से बना है तो हम लोग धात्विक सुचालक कहेंगे। अच्छा, विद्युत अपघटनी सुचालक क्या होंगे, तो जो भैया विद्युत अपघट्य से बने होंगे उन्हें हम लोग विद्युत अपघटनी सुचालक कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, एक हम लोग विलयन लेंगे और इसमें पानी मिलाओ और इसमें थोड़ा सा नमक मिला दो, NaCl मिला दें,
इसमें हम लोग NaCl मिला दें और इसमें करंट प्रवाहित कर दें, एक रॉड लगा दें और इसमें करंट फ्लो करा दें। ठीक है, तार लगा के, ये तार लगा दिए हम लोग और करंट फ्लो करा दें। तो इस प्रकार जो सुचालक बनेगा वह सुचालक कैसा होगा? विद्युत अपघटनी सुचालक होगा। तो सर जी इन दोनों में अंतर क्या है? तो भैया पहला इसमें अंतर है जो धात्विक सुचालक है। धात्विक सुचालक में जो धारा का प्रवाह होता है, इस सुचालक में जो धारा का प्रवाह होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब कहोगे सर जी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो भैया अगर हम बात करें किसी भी धातु की, अगर हम लोहे की बात करते हैं तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होगा, वो लिख ही लेंगे। इससे पहले हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, आयरन तो बहुत लंबे चले जाएंगे, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, परमाणु क्रमांक 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखें इसका तो 2,8,6,2 हो जाएगा, 2,8,2। तो इसमें जो बाह्य सेल है वो बाह्य सेल ये वाला है और इस बाह्य सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग अष्टक का नियम पढ़ चुके हैं कि सभी लोग अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। और भैया जब अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे को त्याग देंगे और जब दोनों को दूसरे को त्याग देंगे तो इनके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब 2 त्यागने का क्या मतलब है? इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इनकी सतह को छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा वाले, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कोई भी धातु हो, सभी धातुओं के बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी तत्व या सभी धातुएं अपना अष्टक पूर्ण करना चाहती हैं और आसानी से उसे त्याग देती हैं। तो सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अभिगमन के लिए पाए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अभिगमन के लिए स्वतंत्र होते हैं, आसानी से ये अभिगमन कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये 2 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अभिगमन कर रहे हैं, स्वतंत्र अभिगमन कर रहे हैं तो अपनी सतह को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक, तो धात्विक सुचालक क्या हुए? वे धातुएं हो गई जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक, तो वे धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है धात्विक सुचालक कहलाती है। जैसे लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं? तो यहाँ से आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बात आती है विद्युत अपघटनी सुचालक की। इसे कैसे बनाए? तो भैया इसे हम लोग ऐसे बनाए। तो जब हम लोग NaCl को जल में डालते हैं तो Na+ में वियोजित हो जाता है तुरंत और Cl- में वियोजित हो जाता है। और ये प्लस माइनस क्या है? आयन है, ये धन आयन और ये ऋण आयन। अब जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धारा प्रवाहित होगा वो इन आयनों के कारण होगा, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघटनी सुचालक कहलाती है। विद्युत अपघटनी सुचालक कहलाती है। ठीक, धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक में क्या अंतर है? अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। क्या है धात्विक सुचालक और क्या है विद्युत अपघटनी सुचालक। ठीक, तो विद्युत अपघटनी सुचालक की डेफिनेशन ये लिखी है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघटनी सुचालक कहलाते हैं। तो दोनों सुचालकों में मुख्य अंतर क्या है आप लोग आसानी से जान गए होंगे। धात्विक सुचालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है और विद्युत अपघटनी सुचालक में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। तो ये तो हो गई डेफिनीशन। इन दोनों में पहला पॉइंट हम इनकी डेफिनीशन ही लिख देंगे। तो मेन अंतर इनका यही हो गया। अब हम लोग बात करें इनके दूसरे अंतरों के बारे में। तो जो दूसरा अंतर है इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर केवल भौतिक परिवर्तन होगा। अब भौतिक परिवर्तन से क्या मतलब है? अगर हम इस लोहे के रॉड में धारा प्रवाहित करें तो गर्म होने पर हो सकता है ये पिघल जाए,
गर्म होने पर पिघलेगा तो ठंडा होने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही उस परिवर्तन को हटाया गया वह पुनः अपनी अवस्था में लौट आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसमें भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। अगर हम ये NaCl 100 ग्राम इसमें मिलाए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको NaCl ही मिले, हो सकता है सोडियम का ऑक्साइड बन जाए, Na2O बन जाए और क्लोरीन Cl2 में परिवर्तित हो जाए, और होगा भी यही। ठीक है, तो इसमें भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवार के परिवर्तन होते हैं, इसमें केवल भौतिक परिवर्तन होगी। इनकी चालकता बहुत उच्च होती है। सभी जानते हैं कि अगर हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हम इस प्रकार के धातु का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि ये बहुत टिकाऊ नहीं है, इनमें विद्युत अपघट्य बार बार खत्म होता रहता है और इस विद्युत अपघट्य को हमें उसमें मिलाना रहता है। इनकी चालकता धात्विक सुचालक की अपेक्षा कम होती है। अगला पॉइंट हो गया इसमें कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है। क्यों घटती है भैया? तो जब बढ़ा देंगे इनकी इस रॉड में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई क्या है, विद्युत अपघटनी सुचालक है, तो अगर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे या उसके ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे आयन अभिगमन कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर NaCl के बहुत सारे छोटे छोटे आयन होंगे जो अभिगमन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अभिगमन करने के लिए स्वतंत्र हैं तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ेगी। तो हमारे कुछ मेन पॉइंट हो गए। पहला तो हमारा परिभाषा हो गया, दूसरा हमारा परिवर्तन, इसमें भौतिक परिवर्तन, इसमें रासायनिक परिवर्तन, तीसरा हमारा चालकता उच्च होती है, इनकी चालकता इनकी अपेक्षा कम होती है और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है। फिजिक्स वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे कैसे घटती है, कैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और इसमें घट जाती है गतिज ऊर्जा आयनों की, इसलिए उनकी चालकता बढ़ जाती है, इसलिए उनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक में अंतर की। अब अभी हम लोग विद्युत अपघट्य के बारे में बार बार कह रहे थे, लेकिन उस विद्युत अपघट्य के बारे में हम लोग जान नहीं रहे थे कि वो विद्युत अपघट्य होता क्या है। तो हम लोग एक उच्च परावैद्युतांक का विलायक लें। अब उच्च परावैद्युतांक के विलायक से क्या मतलब है? हम लोग ऐसा विलायक लें जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च हो, जैसे कि पानी। ठीक है, तो हम लोग पानी ले लें और उस पानी में हम लोग NaCl मिला दें। अभी मिलाए ही थे, तो हमने क्या देखा था कि जो ये NaCl है वो Na प्लस में और Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है। NaCl Na प्लस में और Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पदार्थ उच्च परावैद्युतांक की विलायक, जैसे जल, वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युतांक के विलायक में मिलाने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अपने आयन मतलब धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो चाहे NaCl हो, चाहे KCl हो, चाहे NH4Cl हो, चाहे HCl हो। ठीक है, अम्ल और क्षार भी वियोजित होते हैं। HCl भी अगर हम मिला दें तो हम जानते हैं कि जलीय विलयन में ये H प्लस में और Cl माइनस में वियोजित हो जाते हैं। H प्लस में और Cl माइनस में वियोजित हो जाते हैं। क्षार ये लिखा है यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये क्षार हो गया, Ca+2 में टूटेगा और OH माइनस में। तो वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युतांक के विलायक में डालने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो ही गया। अब विद्युत अपघट्य में भी दो प्रकार, एक प्रबल और एक दुर्बल। अब कहेंगे सर इसमें क्या अंतर है, कौन सा प्रबल और कौन सा दुर्बल? तो भैया जो पूर्ण आयनित हो जाए, पूर्ण आयनित का मतलब है कि अगर हम 10 ग्राम NaCl डाले हैं तो 10 का 10 ग्राम NaCl अगर Na प्लस और Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है तो वह प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। लेकिन अगर हम 10 ग्राम डालते हैं और 9 ही ग्राम परिवर्तित होता है या 9.5 ग्राम परिवर्तित होता है तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक,
वो क्या कहलाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। अब सर जी इसकी पहचान कैसे करें? तो भैया पहचान ऐसे करेंगे कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है इसमें सिर्फ प्रबल लोग ही आएंगे। कौन कौन से प्रबल? तो प्रबल अम्ल आ गया जैसे हमारा HCl, प्रबल क्षार आ गया हमारा जैसे NaOH, ठीक है। और इन दोनों से बने हुए लवण, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए लवण NaCl, अगर हम इन दोनों से लवण बनाए तो कौन सा लवण बनेगा? NaCl बनेगा। तो जितने भी प्रबल लोग हैं HCl, NaOH, NaCl, तो ये सब क्या आएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य में आएंगे। ये इनकी पहचान है। तो वे विद्युत अपघट्य जो उच्च परावैद्युतांक के विलायक में डालने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं, यानी अब उनका एक भी कण ना बचा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये प्रबल अम्ल हो गए, KOH, NaOH ये सब प्रबल क्षार हो गए, KCl, KNO3 ये सब प्रबल लवण हो गए। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार तथा प्रबल लवण ये सब क्या होंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। जो प्रबल वो प्रबल विद्युत अपघट्य। अब दुर्बल कौन होंगे भैया? तो वे विद्युत अपघट्य जो उच्च परावैद्युतांक के विलायक में डालने पर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। यानी 10 ग्राम हम लोग डाले, 5 ग्राम वियोजित हुआ, 9 ग्राम ही वियोजित हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? आंशिक वियोजित कहलाएगा। और इस प्रकार का जो विद्युत अपघट्य होगा वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। अब सर जी इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? तो भैया इसमें सब दुर्बल वाले आएंगे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और उनसे बना हुआ दुर्बल लवण। जैसे HCN एक दुर्बल अम्ल है, बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है, NH4OH एक दुर्बल क्षार है, अमोनिया एक दुर्बल क्षार है, फास्फीन एक दुर्बल क्षार है, अमोनियम क्लोराइड एक दुर्बल लवण है और सोडियम एसीटेट एक दुर्बल लवण है। तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल लवण इनसे मिलकर जो विद्युत अपघट्य बना होगा वह विद्युत अपघट्य कौन सा होगा? वो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य ही होगा। अब हम लोग इतनी बातें जान गए कि धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं या विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी जान गए। अब हम लोग अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जिस पर विद्युत रसायन हमारा बेस्ड है। बेस्ड होने का मतलब जिससे हम पहचान पाएंगे कि कौन सा सेल विद्युत अपघटनी सुचालक है और कौन सा धात्विक सुचालक है। तो उससे पहले हमें सेल पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल के बारे में पढ़ना होगा। अब कहोगे सर जी इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होता है? अब हम लोग इसे बनाएंगे कैसे? तो फिर से वही काम करें हम लोग विद्युत अपघटनी सुचालक बनाते हैं। एक विद्युत अपघटनी सुचालक बनाएं। नया स्क्रीन लेते हैं। एक हम लोग विद्युत अपघटनी सुचालक बनाएं, ठीक है। अब विद्युत अपघटनी सुचालक में पानी में हम लोग यहाँ मिला देते हैं कॉपर सल्फेट। यहाँ क्या मिला दें? कॉपर सल्फेट CuSO4। यहाँ पर एक रॉड लगाएं। अब ये जो रॉड लगाएंगे धातु का रॉड होगा और ये धातु किसका होगा? कॉपर का। और इसको विद्युत से जोड़ दें। इसको जोड़ किससे दें? विद्युत से। तो इस प्रकार की जो युक्ति बनी वही युक्ति क्या कहलाएगी? हमारी अर्ध सेल कहलाएगी। वही युक्ति क्या कहलाएगी? अर्ध सेल कहलाएगी। अर्ध सेल। अब अर्ध सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड भी कहेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। तो किसी विद्युत अपघटनी सुचालक में यदि धात्विक सुचालक को डाला जाए या धात्विक सुचालक को इस प्रकार डाला जाए जो युक्ति बनेगी उससे, वही युक्ति क्या कहलाएगी? हमारी अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहलाएगी। अब बात यहाँ पर हुई कि ये जो विलयन लिए विद्युत अपघटनी का, ये हम लोग लिए कॉपर सल्फेट का और इसमें जो रॉड मिलाए हैं वो कॉपर का। हमने यहाँ पर आयरन की रॉड नहीं मिलाई, हमने यहाँ पर जिंक की रॉड नहीं मिलाई, ठीक है। ऐसा क्यों? तो भैया इसलिए कि जो भी विलयन होगा हम लोग उसी विलयन का विलयन की रॉड बनाएंगे ताकि जो हमारा ये धातु हो
इसका संक्षारण ना हो या ये किसी से क्रिया ना कर ले। अब इसका क्या मतलब है? तो भैया यदि हम इसमें आयरन डाल देंगे तो आयरन की जो क्रियाशीलता है इस कॉपर से ज़्यादा होगी। अब जब इसकी क्रियाशीलता इस कॉपर से ज़्यादा होगी तो ये इनके साथ आएगा Fe और रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन कर लेगा तो जो अभी तक कॉपर सल्फेट थे वो क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर हमारा विलयन में प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने एक रॉड लगाई, मान लो अगर हम यहाँ आयरन की रॉड लगाते, तो अगर हम आयरन की रॉड लगाए हैं और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे कुछ देर के बाद हमारा रॉड गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब वह जो है कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेगा, और वह ही नीचे क्या हो जाएगा? विलयन में बैठ जाएगा, कॉपर भी अलग हो गया। तो हमारा जो विद्युत अपघटने का जो पूरी युक्ति थी वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो कहेंगे सर कोई ज़रूरी है कि हम कॉपर ही मिलाएं? कुछ लोग ज़बरदस्ती करेंगे। हाँ भैया, ज़रूरी भी नहीं है। एक तरीका और है कि हम लोग जो विद्युत अपघट्य का विलयन बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसी धातु का विलयन ही ना लें, यानी धातु वाला कोई विलयन ही ना लें। हम लोग यहाँ पर HCl ले लें। क्या ले लें? HCl मिला दें। इसमें HCl मिला दो, कोई भी हमने मिला दो। और अब इसमें जो हम रॉड लगाएं वो रॉड लगा दें यहाँ पर ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट तो अधातु है सर जी, अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर क्या लगा दो भैया? आप ग्रेफाइट लगा दो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना है? कॉपर की ही रॉड लगानी है। तो इस प्रकार की जो युक्ति बनेगी वो भी क्या कहलाएगी? अर्ध सेल कहलाएगी। ठीक है, तो यदि विद्युत अपघटनी सुचालक में हम लोग धात्विक सुचालक को रखें तो जो युक्ति बनेगी वो युक्ति क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अर्ध सेल दो प्रकार के हुए, एनोड और कैथोड। अब अर्ध सेल दो प्रकार के हुए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल किसे कहते हैं। तो दो अर्ध सेलों को आपस में किसी विद्युत सुचालक द्वारा अगर जोड़ दिया जाए तो जो युक्ति बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। अब इससे क्या मतलब है भैया? तो इससे मतलब हमारा ये है, कहाँ गया? स्क्रीन लेते हैं, वाइट स्क्रीन, तब जान पाओगे। तो हम लोग एक अर्ध सेल ऐसे बनाएं, मान लीजिए ये बनाए हैं एक विद्युत अपघटनी विलयन। ये विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का। इसमें रॉड मिला दें हम लोग, रॉड किसका डालें? इसमें रॉड डाल दें कॉपर का। ये जो रॉड है वो किसका है? कॉपर का है। अच्छा, इधर हम लोग रॉड डालेंगे जिंक का। जब जिंक का रॉड डालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो विलयन होगा वो हम लोग लेते हैं जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट का। अब कहेंगे सर ये जिंक सल्फेट क्यों ले रहे हैं? जिंक क्लोराइड ले लीजिए। तो भैया यहाँ जिंक क्लोराइड लेंगे तो यहाँ हमें कॉपर क्लोराइड लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जिंक सल्फेट ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया जिंक की रॉड, ये इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तार के द्वारा। ठीक, अब ये जो युक्ति बनी यही युक्ति क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। अर्ध सेल नहीं है, अब ये कंप्लीट सेल है। ठीक है, तो दो अर्ध सेलों को किसी विद्युत सुचालक द्वारा जोड़ने पर जो युक्ति प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेल एनोड होता है और एक सेल कैथोड होता है। एक सेल एनोड का और एक सेल कैथोड का। अब सर जी एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं? तो भैया एनोड उसे कहेंगे जिस पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड उसे कहेंगे जिस पर अपचयन होगा। अब ये कैसे याद रखें? तो एनोड का की स्पेलिंग जो है वो AN से स्टार्ट होगी और एनऑक्स होता है। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और कैथोड KCAT कैथोड। तो कैट रेड मान लिए हम लोग, हमारी बिल्ली कैसी है? लाल बिल्ली है। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप पे इमोजी बन के आता ही है, बहुत सारे रेड चेहरा बना के भेजते हैं, तो मान लो वही वाली बिल्ली है ये। तो अगर कैट रेड है, कैट का मतलब कैथोड, और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इससे आप लोग भूलेंगे नहीं, ये छोटी सी ट्रिक थी, इससे आपको याद रहेगा कि एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो भैया ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है,
अपचयन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो हमें ऑक्सीडेशन अपचयन नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन। थोड़ी सी बात है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो अपचयन कहलाएगी। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक। तो अर्ध सेल दो प्रकार के हो गए। सेल जो है दो लोगों से मिलकर बना है। अर्ध सेल यहाँ दो प्रकार के हुए ही हम लोग जान गए, एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। इसकी बातें आप लोग को आगे बताई जाएंगी, कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अभी घबराइए नहीं कि एनोड पॉजिटिव कि कैथोड पॉजिटिव, आगे बताएंगे उसको। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल भी दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। सेल जो दो प्रकार के पढ़ा जाएगा, कौन कौन से, तो एक विद्युत अपघटनी सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल। नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत अपघटनी, तो विद्युत पहले आ रहा है तो भैया विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी रासायनिक ऊर्जा में। तो वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। रासायनिक सेल किसे कहेंगे, तो जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है वो हमारे क्या कहलाएंगे, रासायनिक सेल कहलाएंगे। रासायनिक सेल का बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे टॉर्च वाला सेल, और विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल है हमारा जो मोबाइल चार्ज करते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा आसानी से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। या मोबाइल के लिए हम लोग दोनों एग्जाम्पल मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल को चार्ज किए तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, निकाल दिए चार्जर से तो अब जो बैटरी थी उसमें रासायनिक ऊर्जा जो थी बैटरी में वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ठीक। अब भैया जहाँ विद्युत की बात आए वहाँ विभव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ये विभव किसे कहते हैं, अब विभव से क्या मतलब है, तो भैया फिर से वही काम करो, एक विद्युत अपघटनी सुचालक बनाओ, ठीक है। हम लोग बनाए विद्युत अपघटनी सुचालक कॉपर सल्फेट का, इसमें हम लोग एक धात्विक सुचालक डाल दिए हैं कॉपर का, ठीक। इतना काम किए। अब हम लोग क्या करें, इसमें हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सुचालक बनाया, हम लोग क्या लिए उसमें एक धात्विक रॉड लिए कॉपर की। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सतह है यहीं पर धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक मिल रहे हैं, ठीक है। यहीं पर धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक मिल रहे हैं। तो जब कोई धात्विक सुचालक, ये हमारा क्या है धात्विक सुचालक, और ये हमारा क्या है विद्युत अपघटनी सुचालक, तो जब कोई धात्विक सुचालक विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा जाता है तो दोनों की सतहों के मध्य, इसकी और इसकी सतहों के मध्य क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। फिर से सुने, जब कोई धात्विक सुचालक, ये हमारा धात्विक सुचालक हो गया, किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा जाता है तो जहाँ पर दोनों संपर्क करते हैं उस सतह पर, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर हम तो ये लेयर तो है, ठीक है, ये लेयर है विद्युत अपघटनी सुचालक की और ये रॉड है, दोनों कहाँ संपर्क कर रहे हैं, यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ संपर्क किए, यहाँ पर संपर्क किए, यहाँ पर संपर्क किए। अब ये इनकी संपर्क सतह हो गई, ठीक। तो जब किसी धात्विक सुचालक को विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा जाता है तो दोनों की सतहों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव कहें। अब अगर हमें किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, सेल की बात कर रहे हैं, तो उस सेल के एनोड के विभव को और कैथोड के विभव को जोड़ दें, जोड़ने पर जो विभव प्राप्त होगा वही सेल का विभव प्राप्त कहलाएगा, और सेल के विभव को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई विद्युत अपघटनी सेल की और रासायनिक सेल की, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा एक डेफिनेशन है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग इसे जान लें। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा ही था, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है हम लोगों ने, ये हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाले हम लोग, एक विद्युत अपघटनी का सुचालक बनाए, उसमें धात्विक सुचालक मिलाए, दोनों की सतहों के मध्य देखा, जो विभव उत्पन्न हुआ वही विभव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। अब बात हो रही है मानक की, तो मानक के लिए कुछ स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा, ये भैया जो विलयन बना रहे हैं कॉपर सल्फेट का,
इसकी सांद्रता 1 मोलर हो, इसकी सांद्रता 1 मोलर हो, इसकी सांद्रता 1 मोलर और ताप कितना रहे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और दाब रहे 1 एटीएम, दाब रहे 1 एटीएम। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप 1 एटीएम दाब पर यदि 1 मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघटनी सुचालक में कोई धात्विक सुचालक डुबाया जाएगा तो दोनों की सतहों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। पूरी डिफिनीशन सेम, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 एटीएम दाब तथा 1 मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघटनी सुचालक में जब कोई धात्विक सुचालक डुबाया जाएगा तो दोनों की सतहों के मध्य, ये जो सतह है इसके मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, अब वही विभव क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया डेफिनीशन। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पर 1 एटीएम भी जोड़ लीजिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम पर जब किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाया जाएगा तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों की डेफिनेशन एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ताप दाब और ये सांद्रता 1 मोलर सांद्रता का ही अंतर है। हाँ, इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो इसे ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड होगा तो ई ओ पी कहेंगे, ई नॉट ओ पी, और अगर अपचयन वाला इलेक्ट्रोड होगा तो ई नॉट आर पी कहेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आर पी है ये, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में संबंध क्या है, तो जो ई ओ पी है माइनस ई आर पी के बराबर है। ऐसे मान लीजिए कि अगर हमारा ऑक्सीकरण जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है तो ये कितना होगा, -5 होगा। ठीक है, तो केवल माइनस लगा देंगे हम, तो ई ओ पी को ई नॉट आर पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई मानक इलेक्ट्रोड विभव की। विभव जान पाए हम लोग और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी हम लोग जान पाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड विभव की और मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अब ये जो विद्युत अपघटनी सेल है इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।